हम लोग पिछली लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल देखे थे। उसकी एक इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी बची थी जिसको इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन बची थी। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ H2O। मतलब किसी सबस्ट्रेट से वाटर जब निकलता है तो उस प्रकार की रिएक्शन क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से एजेंट हैं जो किसी सबस्ट्रेट से वाटर को रिमूव कराते हैं? उसको कहा जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पहला क्या है? जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस। मतलब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज अगर हम लोग किसी रिएक्शन को करवाने में करते हैं तो वो क्या करता है? उस सबस्ट्रेट से वाटर को रिमूव करवाता है। सेकेंड क्या है? H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 भी एक स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। फिर थर्ड क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक, इनका वर्क क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम सबस्ट्रेट। मतलब किसी सबस्ट्रेट से वाटर को रिमूव कराते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये मेनली दो तरीके से प्रोसीड करती है। पहला क्या है? थ्रू अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार की रिएक्शन में क्या होता है? इसे अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन क्यों बोला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन टाइप का देख लेते हैं। When ethylene glycol is treated with anhydrous zinc chloride at high temperature, then firstly formed enol form, then after tautomerization acetaldehyde या उसका कीटो फॉर्म आर फॉर्म्ड। ठीक, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। इसमें अब अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन कहने का मतलब ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसके अल्फा पोजीशन से हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करेंगे और बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसीलिए इसे अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन बोला जाता है। टोटल OH और H मिलके क्या बनाएंगे? -H2O। मतलब वाटर का रिमूवल हुआ ना, अल्फा से OH और बीटा से H के कारण इसे अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, तो ऐसा करने से क्या फॉर्म होगा? यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। इससे क्या मिलेगा हमें? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यही है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये क्या है? इनॉल फॉर्म। इसे इनॉल फॉर्म क्यों बोला जाता है? इसे इनॉल फॉर्म इसलिए कहा जाता है, देखिए, क्योंकि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हो उसी कार्बन से ऑल ग्रुप जुड़ा है। इसको क्या बोला जाता है? इन, और इसको बोला जाता है ऑल। तो ये टोटल कंपाउंड क्या कहलाता है? इनॉल फॉर्म कहलाता है। ठीक, अब ये इनॉल फॉर्म थोड़ा लेस स्टेबल होता है और कोई भी कंपाउंड क्या होना चाहता है? मोर स्टेबल फॉर्म में ज़्यादा रहना चाहता है। इसके लिए क्या करता है? टॉटोमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें, यहाँ देखते हैं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इन विच हाइड्रोजन एटम शिफ्ट टू द लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट इन फ्रंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कहने का क्या मतलब है? टॉटोमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होता है और डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे बस वही कराते हैं, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन CH2 के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इससे क्या प्राप्त होगा हमें? CH3 मिला, क्योंकि एक H यहाँ आके जुड़ गया, CH3 बन गया। और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ चले गया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ का H, C का H यहीं पे है CH, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ आ गया, CH3 बन गया। तो ये क्या कंपाउंड कहलाता है? एसिटाल्डिहाइड। ये इसका क्या है? कीटो फॉर्म है। और कीटो फॉर्म क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। कैसे? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या है? हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आसानी से इस ऑक्सीजन की तरफ अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे के रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या होता है? मोर स्टेबल फॉर्म होता है। इस प्रकार की टॉटोमराइजेशन जिसमें इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हुए रहता है उसको क्या बोला जाता है? कीटो इनॉल टॉटोमराइज्म। इसमें क्या होता है? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम दोलन की स्थिति में रहता है। किसके बीच में? ऑक्सीजन व कार्बन के बीच में। ये हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या करता है? दोलन करता है। किसमें? कीटो इनॉल आइसोमेराइजेशन में।
तो इसमें कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल से एसिटाल्डिहाइड कैसे फॉर्म होगा, तो हमें यही रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है, या तो डायरेक्ट एथिलीन ग्लाइकॉल का डिहाइड्रेशन भी पूछ सकता है। अब डिहाइड्रेशन का दूसरा तरीका है हाई टेम्परेचर देके हम लोग वहाँ से वाटर को रिमूव करा लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल के बीच से ही हम लोग क्या करेंगे, H2O को रिमूव करवा लेते हैं। इस प्रकार के डिहाइड्रेशन को बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो जब एथिलीन ग्लाइकोल को लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वेरी हाई टेम्परेचर में ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ से वाटर का निकलना क्या कहलाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। यहाँ से एक मॉलिक्यूल H2O निकला तो क्या बनेगा, CH2 एक बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ा और एक बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, मतलब टोटल CH2O ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसको क्या बोला जाता है, एथिलीन एपॉक्साइड, मतलब CH2 के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक, इसको बोला जाता है एथिलीन एपॉक्साइड। अब एथिलीन ग्लाइकॉल टॉपिक की लास्ट मतलब हम लोग देखते हैं इसके लास्ट में इसके यूजेस देखते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर टू पर्पस एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीस्टीरीन्स फाइबर एंड मोर एंटी फ्रीज। एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ मेन रूप से कूलेंट एंड एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। तो ये दोनों वर्ड क्या है उसको समझ लेते हैं। कूलेंट कहने का मतलब क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल इज अ केमिकली कॉमनली यूज इन मैनी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एंटी फ्रीज एंड कूलेंट। कूलेंट का मतलब है प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर हीटिंग, मतलब कार वगैरह में जो इंजन लगा होता है वो जब ओवर हीट हो जाता है तो उसको कूल करने का काम कौन करता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये एज अ कूलेंट वर्क करता है। उसी प्रकार कार और अदर व्हीकल में जब ज़्यादा हीट हो जाता है, नहीं सॉरी मतलब ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, जैसे कि विंटर के सीज़न में फ्रीजिंग प्रॉब्लम जाता है गाड़ी में, तो उस टाइम एंटी फ्रीज के रूप में क्या यूज होता है, इसी एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज होता है। इसका अब इसके कुछ अनादर यूजेस है, जैसे कि आइस स्केटिंग थिंग्स बनाने में यूज होता है, एयर वेंटिलेशन में इसका यूज होता है और गैस कंप्रेशन में इसका यूज होता है। उसी प्रकार रॉ मटेरियल के रूप में मतलब कच्चे पदार्थ के रूप में कुछ कुछ जैसे हमारे पिल्लो हो गए, क्लॉथेस हो गए, कॉर्पेट हो गए, ये सब को बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में भी यूज होता है। धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारी एथिलीन ग्लाइकॉल या डाईहाइड्रिक एल्कोहल टॉपिक आज से कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर से हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।